लेट्स स्टार्ट विथ रेशो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव कॉमन साइज सब कुछ पढ़ लिया। अब जो पढ़ना है हमको दो चीजें पढ़नी है इस पार्ट में, है ना। ये 20 नंबर का जो पार्ट है उसमें से हम 14 नंबर का काम कर चुके हैं, ऐसा बोलूं क्या? नहीं, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है 6 नंबर का। अभी तक हमने पढ़ा 4, 4, 8, है ना, 8 नंबर का पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी कितने का है? 6 का। तो कितने हो जाएंगे? नहीं यार, ये 4 नंबर का है तो 12 होंगे ना, और कैश फ्लो 8 नंबर का है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का ऑब्जेक्ट। चलो जो भी है, शुरू करते हैं रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। तो रेशो का क्या मतलब है सर? ओशो और रेशो है। ये चालू करो ना यार, ये वाली चालू करो, जब तो चमक आती चेहरे में मेरे। तो रेशो का क्या मतलब है? रेशो कुछ भी नहीं बेटा। रेशो सिर्फ क्या है? एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? जो रिलेशनशिप बताता है टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, आइटम्स में। यानी कि जो बैलेंस शीट में तुम्हारे आइटम लिखे हैं उन आइटम्स का एक से दूसरे के साथ क्या संबंध है, ये जब रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेशो एनालिसिस। अच्छा, तो पहले क्या किया? वो पहले कंपैरेटिव किया और कॉमन साइज किया। क्यों करते हो ये? क्योंकि हमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है। क्यों करना है ये? क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सॉल्वेंसी के लिए हमको रेशो एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ लॉज हैं जो ये कहते हैं आपको कुछ रेशो आपके फिक्स होना चाहिए या फिर कुछ रेशो आपके स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं? रेशो एनालिसिस। ठीक है, और रेशो एनालिसिस में क्या है बताया ना, क्या बताया मैंने अभी डेफिनेशन के तौर पे? अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स पर रिलेशन बताता है। कैसे, वो आगे अपन देख लेंगे। उसके बाद अब डेफिनेशन यदि बुक से पढ़ूं तो बुक में लिखा है द टर्म अकाउंटिंग रेशो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच exist between figures shown in balance sheet and in a statement of P&L in a budgetary control system or in a part of any of accounting organization। जहाँ जहाँ अकाउंटिंग होती है वहाँ पर जितने भी फिगर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना और उससे फिर क्या करना? इंटरप्रिटेशन निकालना, मीनिंग्स निकालना और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना। यही क्या है? रेशो एनालिसिस है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ रेशो बोलो या फिर एक्सप्रेशंस ऑफ रेशो बोलो। तो रेशो 4 तरह का होता है। पहला प्योर, दूसरा परसेंट। देखो, एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, एक्सप्रेशन ऑफ रेशो लिख लेना कभी ऑब्जेक्टिव में यदि आ जाए तो। प्योर रेशो, परसेंटेज रेशो, परसेंटेज के बाद टाइम और फ्रैक्शन, टाइम्स और है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी डेसिमल, है ना। पार्टनरशिप में तुम पढ़ते हो ना 2:1, 2:3, 5:3, ऐसा पढ़ा ना, वो भी एक पार्ट है एक्सप्रेशन का ही, फ्रैक्शन में आता है। तो देखो प्योर रेशो में क्या होता है? जैसे लिखा है 2:1 प्योर रेशो है। परसेंटेज में यहाँ पे क्या, जैसे 20%, है ना। फिर टाइम्स का मतलब क्या? 3 टाइम्स
ऐसा फिक्स नहीं है ना, अपन तो एग्जांपल लिख रहे हैं। और फ्रैक्शन का क्या मतलब है? 0.75:1 लाइक दैट, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी दशमलव में चीजें। आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है ना? ये वैसे भी मायने नहीं रखती हैं ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, तो अब हम शुरू करते हैं। हेडिंग 2, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशो। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशो। तो ये रेशो होते हैं लिक्विडिटी रेशो। इसको ऐसा लिखूं क्या कि और दूसरे तरीके से लिखूं? चलो ऐसे लिख लो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, और एक क्या होता है? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। और चौथा जो होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है जो तुमने कहाँ पढ़ा? कॉमन साइज स्टेटमेंट में। ये 4 तरह के रेशो होते हैं, है ना? ये 4 तरह के रेशो हैं। फिर इनके अलग टाइप है ना, इतने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे फार्मूले यूज होंगे इसमें। आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो कम से कम 70-80 फार्मूले यूज होंगे पूरे चैप्टर में। डराओ मत यार सर, डराने कोई कॉलम नहीं बेटा, लिख लिया होगा, है ना? सबसे पहली हेडिंग दो, लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहली हेडिंग दो, लिक्विडिटी रेशो। जिसको समस्या हो पूछ लेना बेशरम बन के। शर्माओगे तो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, ठीक है? मतलब जिसको भी शर्म आ रही हो, 3 मत बैठो, 2 बैठो, 2 जाओ। इसके हैं टाइप, इसके टाइप हैं पहला है करंट रेशो और दूसरा है लिक्विड रेशो। और लिक्विड रेशो को तुम कह सकते हो एसिड टेस्ट रेशो, या फिर तुम इसको कह सकते हो क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो। तीनों में से कुछ भी बुलाया जा सकता है इसको, ठीक है? हाँ, बैग बीच में डिस्टेंस बना के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, है ना? बहुत अच्छा। जिसकी घड़ी बजी हो उसको सलाम है, ऐसे ही बजाते रहो। मतलब 11 बज गए हैं? मेरी बंद हो गई मतलब? ससुरे की डेट ही बदल गई। चलो, तो करंट रेशो, लिक्विड रेशो या फिर एसिड टेस्ट या फिर क्विक रेशो, तीनों में से कुछ भी एग्जाम में लिखा मिल सकता है, ठीक है? नोट कर लिया? बढ़ाएं आगे।
चलो हटा दूं। अब हेडिंग दो, करंट रेशो। इसका फार्मूला होता है ऐसा। कुछ लिखना है क्या इसके बारे में? कुछ लिखना है क्या? कुछ लिखना है क्या? कुछ लिखवाऊं या प्रैक्टिकल पे जाऊं? कुछ लिखवाऊं? चलो लिख लो। करंट रेशो is that ratio, current ratio is, इसको CR लिखना है शॉर्टकट में ना। करंट रेशो is that ratio which measures the ability of an organization to pay its short term debts। ये रेशो क्या करता है? ये देखता है कि क्या कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है या नहीं। क्या देखता है ये रेशो? कि क्या इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, थोड़े समय की जो लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, उनका पेमेंट करने में कैपेबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरा लिखो, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन वो मैंने OR यहाँ पर है ना, कंफ्यूजन है, पूछा करो यार। एन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यहाँ वो लगा दिया था। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। इसका फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब तुमको ये मालूम होना चाहिए करंट एसेट में क्या क्या आता है। करंट एसेट में क्या क्या आता है तुमको ये भी मालूम होना चाहिए। करंट एसेट को शॉर्ट में क्या लिखा मैंने? CA, और इसको छेदीलाल करंट लायबिलिटी। ठीक है। करंट एसेट में क्या क्या आएगा ये देखो, क्या क्या आएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, प्लस कैश, प्लस बैंक, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज।
प्लस, देखो बेटा कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों को मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। कैश, बैंक और शॉर्ट, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसलिए घबराना नहीं कहीं वो मिल जाए तो, मतलब एक ही है। प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें किस में आती हैं? करंट एसेट में। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, और प्लस एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये है गाइस कि एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि तुम्हारी कोई ऐसी इनकम है जो तुम्हें रिसीव होने वाली है, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड लिखा है, या कमीशन एक्रूड लिखा है, या इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है, या फिर कुछ और भी ऐसा लिखा है। इनकम, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इनकम रिसीवेबल, ये सब मिलकर के क्या होते हैं? करंट एसेट। ये तुम्हें फार्मूले याद होना चाहिए, फार्मूले याद नहीं होंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आता है बेटा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर। अब वो चाहे सिर्फ क्रेडिटर लिखे, चाहे सुंदरी क्रेडिटर्स लिखे, सन्ड्री, है ना। प्लस ट्रेड क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल, दोनों मिला करके ट्रेड पेबल कहलाता है। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लस बहुत बढ़िया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरा साथ निभाते रहो ऐसे ही, चाहे भले ठीक ना पड़े। धन्यवाद। प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्लस और क्या हो सकता है यार इसमें? एनी अदर, नहीं समझ में आ रहा तो एनी अदर करंट लायबिलिटी, और भी कोई करंट लायबिलिटी है तो नॉर्मली इतने से अपना काम हो जाता है। नोट कर लिया क्या है? जल्दी जल्दी करना। हाँ देखो मैं तो खड़े खड़े लिख रहा हूँ, तुम लोग तो बैठे बैठे लिख रहे हो, कितना रिलैक्स हो है। हाँ मेरा साइज है यार, मेंटेन किया है मैंने, ऐसा थोड़ी। पर स्वेटर ना पहनने वालों स्वेटर ना पहनने वालों, इसमें 1 2 3 चीजें हो गई है ना। चौथा आइटम ऐसा लिख लेना, आइडियल करंट रेशो इज 2:1। इसका मतलब ये है बेटा, दैट इज कि आपकी जो CL है ना छेदीलाल, उसका डबल क्या होना चाहिए? करंट एसेट। इसका मतलब ये होता है
2:1 का क्या मतलब है? जितना आपके पास करंट लायबिलिटी है उसका डबल क्या होना चाहिए? करंट एसेट। ये आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। लोन्स एंड एडवांसेस है, मतलब तुमने किसी को दिया है। यदि तुमने लिया है, टेकन है, तो इधर आएगा, यहां पर लिख देते हैं ना, प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में शायद डबल आ रहेगा, है ना, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट। एकदम नीचे तक दिख रहा है क्या? शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है? पक्का? अरे वहां से नहीं, इसमें कैमरे में दिखना चाहिए। अरे दिख रहा है यार, चलो अभी अपन मजाक मस्ती नहीं करेंगे, वो 1-2 घंटे के बाद, है ना। लिख लिया क्या? ऐसा उम्मीद करूं। चलूं आगे? कोई समस्या? हाँ, एक बार फोटो खींच लो ना। हाँ हाँ, खींचो खींचो खींचो, और मोबाइल का वो चालू कर लो, उसमें से लिख। नहीं तो ऐसे में क्या, बहुत माथा फोड़ी हो जाएगी, समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। लिख लिया पक्का? पड़ोसी का इस्तेमाल करो। पड़ोसी ने लिख लिया, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये सारे पॉइंट लिख लिए ना, ये जो मैंने अभी लिखा ये भी लिख लिया। आदर्श, आदर्श चालू अनुपात क्या होता है बेटा? 2:1। कोई पूछ ले तो, है ना, है ना, इसको क्या बोलते हैं? आदर्श, आइडियल। चलो बस मैदान जंग में उतरे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले और। ऐसा उंगली यदि बना सकते हो तो बना लो, और ऐसा लिख लो। पॉइंट टू रिमेंबर, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल WC इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि यहां से दूसरा जो सिचुएशन बनेगा वो क्या बनेगा? CA इज इक्वल टू WC प्लस CL। नेक्स्ट सिचुएशन बन सकती CL इज इक्वल टू CA माइनस WC। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। शक्तिमान देखा है तो, और कुछ ये होता है? हाँ होता है ना। लिख लिया? आगे लिखो। टोटल डेट, टोटल डेट इज इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब उधारी, है ना, प्लस LTD प्लस करंट लायबिलिटी। छेदीलाल, ठीक है, अच्छा सर समझ गए। तो छेदीलाल इज इक्वल टू क्या होता है? TD, टोटल डेट, दिस इज TD, टोटल डेट माइनस LTD, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। आगे भी काम आएंगे, इसलिए अच्छे से याद रखना। अच्छा, टोटल एसेट, टोटल एसेट TA इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट एसेट NCA प्लस करंट एसेट। सर समझ गए? अगला लिखोगे करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट
माइनस NCA नॉन करेंट एसेट, ठीक है, यूज होता है क्या कहीं? इससे पहले तुमको बैलेंस शीट पढ़ाई गई है ना, तो थोड़े बहुत उसको याद रखना, जिसको याद हो, ना हो तो कोई बात नहीं है। क्या करोगे, टॉप थोड़ी करना अपने को। जो पूछना है वो पूछ लेना। बड़ी हाइट वाले आगे आ जाओ और छोटी हाइट वाले पीछे चले जाओ, यदि देखने में दिक्कत आ रही हो किसी को तो। बोलना पड़ता है यार, ऐसा क्या करें। चलो, बालकनी से तो नजर आ ही रहा होगा ना नजारा, है ना। चलो पाटीदार जी, आज तुम गुमसुम से हो यार, सुबह सुबह दर्शन नहीं हुए क्या? वैसे गुमसुम से बैठते हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, नहीं तो तुम्हारा हंसता खिलखिलाता चेहरा था, कॉन्फिडेंस आता अपने को भी। आगे चले। चलो, अभी मेरे को इतना याद था, बाद में कुछ और आएगा तो लिख लेंगे। याद करके आया था मैंने तो इतना लिख दिया मैंने, है ना, इससे ज्यादा याद ही नहीं हुआ मेरे को। चलो मैदान जंग में उतरो। सिर्फ तुम्हें दो चीज करनी है। पहली ये कि क्वेश्चन को पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है? पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ना है ना। ऐसे तो मजा आएगा नहीं। देखो इस बेंच में 2 किताबें हैं, तो ये तो अन्याय है, पीछे जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ये चारों काम चला लोगे ना एक बुक से, नहीं चला पाओगे। पासिंग द पास, पासिंग द पास उसमें रखो तो चारों का काम चलाओ। और आगे रखो ना, दिख रहा है वहां से। अनसॉल्व क्वेश्चन निकालो गाइस, ये आगे वाली बेंच से दिखेगा ना पीछे का। अनसॉल्व क्वेश्चन निकालो। एक बुक और दे रहा हूं यदि कम पड़ रही है तो। है चार्जिंग से मेरा फोन लाओगे? चार्जिंग हो रहा है ना, देखना ज्यादा नहीं हो। कितना मिनट हो गया? 27। दिस इज सफिशिएंट आई थिंक, है ना। चलो प्रैक्टिकल अगले पार्ट में।